चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस जिसमें चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होते हैं। और आगे हम लोग आगे कुछ समय तक चार्ज रेस्ट वाला पढ़ेंगे, बाद में जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने लगेंगे ना, जिसमें चार्ज क्या होता है, मोशन में रहेगा, फिर आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने लगेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आज जो होगा, इसमें बातें होंगी इसके फंडामेंटल चीज़ों की ना। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे, और चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, क्या क्या था। ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। आइए बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई एकदम तैयार हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हिस्टोरिकल व्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ना। चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हिस्टोरिकल। चलिए भाई, इसकी जो हिस्टोरिकल व्यू ये है ना, ये इसकी जो पुरानी बातें हैं, सबसे पहले बात की जाती है कि 600 BC में, 600 BC में ना, BC मीन्स ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले ना, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर थेल्स ना। डॉक्टर थेल्स ने एक चीज़ देखा। क्या? उन्होंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है अंबर। उन्होंने देखा ये अंबर है, अगर इस अंबर को कुछ चीज़ों से आपस में रफ़ किया जाता है ना, इस अंबर को अगर किसी चीज़ से रफ़ किया जाता है, जैसे उलेन चीज़ों से रफ़ किया जाता है ना, तो यह बहुत लाइट ऑब्जेक्ट जो थे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता था। लाइट ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए हो गया क्या, अगर इसको अंबर को हम लोग रफ़ करते थे किसके साथ, मान लीजिए इसको रब किया जाता था विथ उलेन ऑब्जेक्ट, ऊन वाले ऑब्जेक्ट जानते हो ना भाई, हाँ जो जाड़ा में पहनते हो, उलेन ऑब्जेक्ट ना। अगर उनको साथ हम लोग ऑब्जेक्ट अगर रफ़ करते थे तो क्या करता था, यह जैसे हो गया मान लीजिए डस्ट पार्टिकल हो गया ना, लाइट पेपर हो गए ना, ड्राई हेयर हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को अपनी ओर क्या करता था, यह उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। क्या करता था भाई, उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। अच्छा, ये जो डॉक्टर थेल्स जी हैं, इन्हीं को आपको समझा जाता है फाउंडर ऑफ द ग्रीक साइंस। इनको क्या समझा जाता है, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सालों तक इसके बारे में कोई स्टडी नहीं किया जा सका कि एक्चुअल में अंबर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा किसी चीज़ को रफ करने पर अंबर में ऐसा क्या हो रहा है कि यह कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाद में 1600 AD में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था भाई, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। देखिए आज यही सब होगा, ये चार्ज के बारे में जो छोटी छोटी बातें होंगी, यही सब बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग इंग्लिश की बुक में या हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो एक रानी का थी जिनका नाम था, इंग्लैंड की रानी जिनका नाम था एलिजाबेथ। आप तो नाम जरूर ही सुने होंगे ना, नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ क्या थी, ये जो एलिजाबेथ के डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो थे, यह इनके पर्सनल डॉक्टर थे ना, जो होते ना फैमिली डॉक्टर, इनके फैमिली डॉक्टर या यूँ कहो कि पर्सनल डॉक्टर थे। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, इस टाइप के जो अंबर टाइप की चीज़ें थी, जिसको ऊन से रगड़ने पर या किसी भी चीज़ से आपस में रफ करने पर जिन चीज़ों कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने पूरा क्या किया, सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी किया इस पर, बिल्कुल अच्छे से एकदम बारीकी से इस पर स्टडी किया और एक बुक लिख दिया, जिस बुक का इन्होंने नाम रखा, इस बुक का नाम क्या रखा इन्होंने बुक का नाम रखा डी मैग्नेट। क्या नाम रखा भाई, इसका नाम रख दिया डी मैग्नेट ना। इस डी मैग्नेट जो सबस्टेंस थे ना, डी मैग्नेट। ठीक है, डी मैग्नेट का मतलब होता है ऑन द मैग्नेट, ऑन द
मैग्नेट, इसका मतलब होता है डी मैग्नेट का मतलब, ठीक है। एक बुक लिखा था और उसी बुक में इन्होंने एक वर्ड यूज किया पहली बार, क्या यूज किया, इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका का मतलब क्या हुआ करता था, ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को आपस में रफ करने, अंबर टाइप की जो चीज़ें थी, किसी चीज़ को आपस में रफ करने पर क्या करता था, इन चीज़ों को अपने ओर अट्रैक्ट करता था ना। तो इन चीज़ों को क्या कर लिया उन्होंने, इसका एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, ऐसी चीज़ों का नाम उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रिका वर्ड नाम रख दिया। बात समझ में आया। फिर भी एक्चुअल में इस बात का मीनिंग नहीं निकल पाया, इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा चीज़ों में क्या है जिन चीज़ों को वजह से यह अपनी ओर चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की जा सकी। बाद में एक साइंटिस्ट आ गए डॉक्टर कलाम जी ना। डॉक्टर कलाम जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर कलाम जी ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास रॉड लिया, इस ग्लास रॉड को सिल्क से रफ करके ऐसे क्या किया, लटका दिया इसको, ठीक है। फिर एक दूसरा ग्लास रॉड लिया, इसको भी सिल्क से रफ करके, अब जब इसके पास ले गए तो क्या करने लगा, ये इसको रिपेल करने लगा ना। इन दोनों में क्या होने लगा, यह रिपल्सन होने लगा। इन दोनों में आपस में क्या होने लगा भाई, यह रिपल्सन होने लगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, एक प्लास्टिक रॉड लिया। क्या लिया भाई, उन्होंने एक प्लास्टिक रॉड लिया। अब इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड ले लिया, इसको भी क्या किया इन्होंने, सिल्क से रफ कर दिया। सिल्क से रब करके इसको लटका दिया। फिर दूसरा प्लास्टिक लिया, इसको भी सिल करके जब रब करके जब इसके पास ले गए इसको, तो यह भी क्या किया, यह भी क्या करने लगा, रिपल्सन करने लगा। यह भी रिपल्सन करने लगा, ठीक। अब साइंटिस्ट को ये बात नहीं समझ में आ रही थी एक्चुअल में चल क्या रहा है यह ना, सब के सब रिपल्सन ही कर रहे हैं। तब इन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट कर डाला। क्या कर डाला भाई, इन्होंने क्या किया, एक ले लिया ग्लास रॉड, जिसको सिल्क से रगड़ लिया, ठीक है। क्या ले लिया, ग्लास रॉड, इसको भी सिल्क से रफ किया। और दूसरा लिया प्लास्टिक रॉड, ठीक है, और इसको भी सिल्क से रफ किया ना। ये कौन से ले लिया, प्लास्टिक। जब इसके पास ले गए तो क्या करने लगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, या क्या करने लगा, ये इस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। तब इस साइंटिस्ट को एक बात समझ में आई, क्योंकि इस समय तो इसका नाम चार्ज रखा नहीं गया था, माना जा रहा था कोई भी जादू, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर ना। इसके अंदर जो पावर आ रहा है, इसके अंदर जो पावर आ रहा है सेम पावर है, इसके अंदर जो पावर है, इसके अंदर जो पावर, दोनों में सेम पावर है। लेकिन इसके और इसके अंदर जो पावर है वह सेम टाइप का पावर नहीं है। उन्होंने क्या सोचा, इन दोनों के अंदर जो पावर है वो पावर सेम टाइप का पावर नहीं है ना। और क्योंकि यह सेम अगर पावर होता तो सेम पावर तो आपस में क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, यहाँ पर तो अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन्होंने कह दिया क्या, कि जो ग्लास रॉड है इसके अंदर जो चार्ज आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कैसे चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इस प्लास्टिक वाले में कौन से चार्ज आ रहे हैं, इसका एक नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, चार्ज नाम रख दिया गया ना, कि ये निगेटिव आ रहे हैं और ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव नाम रख दिया गया। बात समझ में आ गया। इसी समय से इसका नाम क्या रख दिया, एक चार्ज नाम रख दिया गया। ये कह दिया गया क्या, कि चार्ज जो होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं ना। और इसके लिए एक इसका बेसिक डिफिनीशन बताया गया कि एक्चुअल में चार्ज क्या होता है। जो चार्ज बताया गया, क्या चार्ज कहा गया, क्या चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपल टू द अनदर ऑब्जेक्ट ना। मैंने क्या कहा कि चार्ज जो है यह क्या है, यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल ना। जो पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उनकी क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, यह कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करने लगता है। तो चार्ज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डिफिनेशन हो जाएगा, चार्ज इज द, ठीक है, इसका क्या डिफिनेशन दे दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपल टू
another object ना। यह क्या होता है, चार्ज जो होता है यह किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से यह चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है या फिर क्या कर पाता है, या रिपल कर पाता है। ठीक है, और इसी से अगर इस बात को और अच्छे समझते देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई समझिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर दो चीज़ें ज़रूर होंगी, इलेक्ट्रॉन भी होगा और क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे ना, किसी भी हर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर एटम होंगे, तो हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अभी आप बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को। मान लेते हैं, सपोज करो कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 1000 इलेक्ट्रॉन है, और मान लो आपकी 1000 प्रोटॉन भी है। ऐसा ही होगा बिल्कुल ना, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो 1000 ही प्रोटॉन भी होंगे, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मान लेते हैं कि इसके अंदर 500 इलेक्ट्रॉन है और क्या हो गया, 500 प्रोटॉन हो गया। ठीक, अभी हम दोनों को आपस में क्या एकदम रगड़ने लगे ना, जुम 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 जुम, एकदम खूब ढेर सारा रगड़ दिया गया ना। रगड़ने के बाद कहेंगे हाँ बस। ठीक है, अब देखा क्या कि अब दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुके होंगे। ऐसा क्या हुआ होगा, देखो क्या हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आ गए ना। मान लीजिए इसके 100 इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो भाई इसमें बचेंगे 900 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, 1000 प्रोटॉन रहेगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 600 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन इस पर 500 हो गया। अब समझिए ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार का चार्ज है, बताइए। ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इस पर किसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की कि इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना इलेक्ट्रॉनों के साथ में, 100 इलेक्ट्रॉनों वाला चार्ज हम कहेंगे क्या है इसके ऊपर ना। इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आता तो प्रोटॉन कह दीजिए ना, आप ज़्यादा समझ में आएगा ना। आप यूँ कहो कि इस पर 100 प्रोटॉन, मतलब 100 प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों के अपेक्षा। यहाँ पर क्या है भाई, 100 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब क्या आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट यही दोनों थे, हमने क्या किया, बस इन दोनों को आपस में रफ कर दिया ना, और दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों आपस में लड़ लिए, खूब रगड़ लिए, तो क्या हो गए, चार्ज हो गए ना। दोनों आपस में क्या हो गए, चार्ज हो गए। ये आपका 100 प्रोटॉन का चार्ज रखेगा, ये क्या रखेगा, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेगा। अच्छा, एक बात समझिए, क्या प्रोटॉन कभी ट्रांसफ़र हो सकता है क्या, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा ना। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी बच्चे पूछते हैं, जब हम लोग कोचिंग में स्कूल में पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सर जी जब हम इनको आपस में रगड़ दिए तो आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल कैसे गया। देखो होता क्या है, जैसे देखो मान लीजिए कोई एटम है ना, तो एटम के आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में कोई जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इनको आप रब करोगे तो इसकी हीट बढ़ेगी, तो हीट बढ़ने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। तो और इसको मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है इस पर, क्या, F इक्वल टू mv²/r। ठीक है, mv²/r इसको फोर्स चाहिए। अब क्या करेगा, जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को मास तो बढ़ेगा नहीं, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी भी बढ़ जाएगी। जब इसकी भी बढ़ जाएगी, ध्यान समझिए, जब इसकी भी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो यह बहुत तेज मूव करने लगेगा। अब सपोज करो जैसे मैं तुमको कह दूँ एक इतना छोटा सा सर्कुल मैं खींच दूँ, मैं कहूँ बाबू इसमें तुम साइकिल चला लोगे, तुम कहोगे अरे सची क्या बात है, बड़ी आराम से बस चला लूँगा। हम कहें चलाओ और चलाओ और तेज करो और तेज करो और तेज 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 जब करते जाओगे तो क्या हो जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाओगे, आप ऑर्बिट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक ना, अपने
उस मोशन को पार करने, 11 में पढ़े होगे ना कि एक पर्टिकुलर फोर्स चाहिए इस मूव करने के लिए। जब ये v बढ़ जाएगा तो फोर्स को मेंटेन करने के लिए इस r को बढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना, अगर v बढ़ जाएगा, v उसका की वैल्यू बढ़ेगी तो इसको मेंटेन करने के लिए r को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो r मतलब क्या, रेडियस है इस ऑर्बिट का, तो r अपने आप ही क्या बढ़ जाता है, जो कि क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। ठीक है, प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों का निगेटिव चार्ज है ना, तो इस पर क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे ना, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। बताइए क्या हुआ होगा, अगर निगेटिव चार्ज है मतलब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले नहीं गए होंगे। बात समझ में आ गया ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे समझो ना, अगर निगेटिव चार्ज होगा मतलब जो रीढ़ी होगा, रीढ़ होगा, रीढ़ में तो क्या, जो लेगा किसी से, जब किसी से लेगा तभी तो भाई निगेटिव चार्ज होगा। जब आप किसी को देते हो मतलब आप धनी हो, धन मतलब पॉजिटिव चार्ज रखते हो, तब आप किसी को दोगे। क्लियर हो गया अच्छे से ये बात? चलिए भाई अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होते हैं भाई, प्रोटॉन पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर बात करें यूनिट ऑफ चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज ना, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या था, इसको किसने दिया था, डॉक्टर कूलाम जी ने दिया था। तो इन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका यूनिट क्या रख दिया, कूलाम। इट इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, अच्छा भाई, यह एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज द क्या, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? अगर अमाउंट ऑफ चार्ज की बातें करें, अमाउंट ऑफ चार्ज ये क्या होता है, ये होता है इट स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कर लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NE हो जाएगा ना। तो यहाँ पर N क्या है, N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, अभी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलाम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा कि Q इज इक्वल टू कितना होता है भाई, NE होता है। ठीक है, तो Q क्या हो गया, Q हमको दे दिया 1 कूलाम दे दिया। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना हो गया, NE हो गया। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इज इक्वल टू 1/E हो जाएगा। तो N इज इक्वल टू कितना होगा, 1/E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × या 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻19 अपान कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कितना, इसमें से 10 ले लो, हो जाएगा 10 × 10⁻18 अपान 1.6। अब इसको डिवाइड करोगे तो पाओगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब जाके क्या हो जाएगा, तब जाके होगा 1 कूलाम ऑफ चार्ज होगा ना। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके चार्ज का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1 कूलाम ऑफ चार्ज। समझ में आया बात? चलिए भाई, अच्छा और समझते हैं अच्छे से।
चलिए एक क्वेश्चन और भी ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाई 12.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो तो कितना कूलाम चार्ज हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये भी है। Q = कितना हो जाएगा Ne ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखा है, ये हमको दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 12.5 × 10⁸ ई मतलब क्या हो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो 12.5 इंटू ये हो जाएगा 1.6 × 10⁸ 8 × 10⁻19 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16 × 85 16 दूनी 32 8 40 16 कम 16 4 20 ना, कितना हो गया 2 पॉइंट डेसिमल हो गया 20 × 10⁻−10 हो गया। कितना हो गया भाई, ये इसको डेसिमल में ये एक जीरो इधर ले आओगे, सॉरी 11 हो जाएगा 11 ना, तो हो जाएगा कितना 2 इंटू एक जीरो कम हो जाएगा 10⁻−10 क्या हो जाएगा कूलाम चार्ज हो जाएगा। इतना बात समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। क्या होती है भाई कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर ना। अच्छा इस लॉ को ना एक नाम दिया गया है, स्पेशल नाम। इस लॉ का एक स्पेशल नाम क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम भाई, इस लॉ को कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। देखिए भाई एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है ना कि किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज होगा वह टोटल चार्ज क्या होता है उस सिस्टम के ऑल द चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। क्या हो जाएगा उसका पूरे चार्ज को मिला करके उसको अलजेब्रिक सम अलजेब्रा में जैसे ऐड करोगे प्लस है तो प्लस माइनस ऐड करने के बाद जो सॉल्व होगा वह पूरा क्या हो जाएगा उसका अलजेब्रिक सम होगा टोटल आर द चार्जेस। देखिए इसका डिफिनेशन लिखता हूँ तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्या द टोटल चार्जेज ऑफ द सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द चार्जेज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा इसी डिफिनेशन को एक और तरीके से भी कहा जाता है क्या कि द टोटल चार्जेज ऑफ सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, ऐसे आप याद रख सकते हो क्या कि द टोटल चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट ना। जैसे मान लो सपोज करो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक यहाँ पर मान लीजिए +4 चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए -2 चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए +6 का चार्ज है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इसे हमने बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया +4 चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया +2 चार्ज हो गया, ठीक है। पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा। तो अब कैसे क्या हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको फिर क्या किया गया, डिब्बा है, इसको डू खूब पकड़ के हिला दिया गया ना। अब उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ चार्ज इधर उधर बदल गए। अब देखना है कि इस पर कितना चार्ज आ रहा है। तो देखिए क्या होता है इसका रूल क्या कि Q1 + Q2 + Q3 + मान लीजिए जितने भी रहेंगे ना Qn बराबर हो जाएगा कुल चार्जेज के Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश ना प्लस ... Qn डैश पर ना, जितने भी चार्ज हैं यहाँ पर रहेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए इस पर कितना है 4 प्लस कितना है 6 - 2,
इज इक्वल टू कितना हो गया 4 + 2, इस पर नहीं पता है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 + 6 - 2 इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 + q, 4 6 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीन्स क्या हो गया ये q की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब इस पर कुल कितना चार्ज हो जाएगा 2 कूलम का चार्ज हो जाएगा। अब चेक कर लो बराबर है कि नहीं दोनों चार्ज, 6 4 10 में से 2 गया, 8 कूलम का चार्ज इधर है, 2 2 4 2 और 4 2 6 2 8 कूलम का चार्ज इधर भी होगा ना, मतलब वहीं बता रहा हूँ कि अलजेब्रिक सम होगा ना, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस का, ऐसा नहीं करोगे कि 6 4 10 कूलम इधर है सर जी, प्लस में 10 कूलम माइनस में 2 कूलम, ऐसे आप नहीं कहोगे, कुल मिलाकर कुल कितना चार्ज होगा यही बताता है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुल मिलाकर चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि इतना प्लस में है इतना माइनस में, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं इसके हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। देखो भाई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें समझते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मेन मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसा हो जो बिल्कुल टूटा फूटा न हो, न आधा हो न सवा हो, न तो उसका डेढ़ हो, मतलब पूरा एक होल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि ना कि आप एक मार्केट में कोई पेन लेने जाते हो ना, तो ये पेन लेने जाओगे तो आप इसको आप टूटा हुआ नहीं ले सकते हो, आप इसको लोगे, आप इस चीज़ को लोगे तो बिल्कुल पूरा होल लोगे ना, ऐसा नहीं करोगे कि आप इसका कोई पार्ट ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे कि आप मान लीजिए कि आप दुकान पर गए, आप कह दिए कि भाई हमको 2.25 पेन दीजिए, वो कहेगा भाग जाए यहाँ से, नहीं दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, ना भाग जाए, दिमाग सुबह से ख़राब है और बीमार मत ख़राब कर। ठीक है, ऐसा होगा ना। जैसे कि मान लो कि आप चले गए कोई और चीज़ लेने, कोई और चीज़ लेने, क्या लेने चले गए, क्या लेने, मान लीजिए आपने एक कार लेने चले गए ना, तो क्या कहो भाई भैया हमको कार चाहिए, कितना चाहिए, हमको कार 1.5 कार चाहिए, ऐसा हो सकता है नहीं। आपको साबुन लेने जाओगे दुकान पर, हमको 2.25 चाहिए, ऐसा हो पाएगा नहीं ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्वांटाइज्ड हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे मिलेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि हमको भाई ना 2.25 मोबाइल दे दो, कहता भाग जाने तो मार देंगे, दिमाग तुम्हारा सही हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से चार्ज जो होते हैं वो चार्ज भी क्या होते हैं, बिल्कुल क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, बिल्कुल में क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट कोई चार्ज हो रहा है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब या तो दे करके 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके कोई चीज़ चार्ज होगा। हालांकि देखो पहले तो शुरुआत में हुआ था कि चार्ज जो होता है वह क्या होता है, वो मतलब कि फंडामेंटल पार्ट के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते, लेकिन इससे भी छोटे मिलते हैं ना। ठीक भाई, तो कोई भी चीज़ जब होगा क्या हो जाएगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा ना। मतलब हमने बताया ना क्वांटाइज का मतलब ये होता है पूरा ना, कि एनीथिंग विच इज अवेलेबल ना, अवेलेबल इन होल अमाउंट का मतलब, अरे होल मतलब समझ रहे हो, पूरा का पूरा होना चाहिए, उसमें टूटा फूटा पार्ट उसका नहीं होना चाहिए ना। तो स्मॉलेस्ट जो चार्ज होगा ना, जो एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल स्मॉल ई के बराबर, मतलब क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे करके या 1 इलेक्ट्रॉन ले करके ही कोई चीज़ क्या बनेगा, वह चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट ना द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ना इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कोई चीज़ चार्ज रखता है। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट बाय विच द फिजिक्स क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड द क्वांटम। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा भाई, चलिए भाई समझते हैं क्वांटम क्या होता है। क्वांटाइजेशन समझना है तो क्वांटम समझ लीजिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ना। देखिए, द मिनिमम अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड द क्वांटम। जैसे देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी दुकान पर बुक लेने गए ना, तो वह अपने
बुक में मिनिमम कितना का चेंजिंग कर सकता है। अगर उठा कर देगा तो एक कॉपी मान लीजिए या बुक दे रहा है तो एक तो उठा के देगा ना, कॉपी फाड़ कर थोड़ी देगा आपको कि इतना फाड़ कर आधा ले लीजिए ना, तो वह एक क्वांटम हो गया उसका। मतलब कोई भी चीज़ कितना मिनिमम चेंज कर सकता है वहीं उसका क्वांटम होता है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज़ अगर चार्ज होगा तो मिनिमम कितना चार्ज होगा भाई, मिनिमम वह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या मैक्सिमम कितना चार्ज होगा, मैक्सिमम तो भाई पता ही नहीं कितना चार्ज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, मतलब क्या हो गया कि एनी ऑब्जेक्ट की क्या हो गया, एनी ऑब्जेक्ट हैज मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ना बाई 1 इलेक्ट्रॉन। एनी ऑब्जेक्ट का मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट बाई 1 इलेक्ट्रॉन ना, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वह क्या कर सकता है, चार्ज को रख सकता है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे फंडामेंटल चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये आपके एक्चुअल में होते हैं फंडामेंटल चार्ज होता है। क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज का जो इसका एक्चुअल में डिफिनीशन होता है क्वांटाइजेशन का, एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है, एक्चुअल डिफिनीशन यह होता है चार्ज का कि चार्ज, ध्यान समझिएगा, चार्ज always exist in integral multiple of fundamental charges मेंटल चार्जेज। बात समझ में आ गया। अच्छा देखिए, अगर कोई चीज़ चार्ज हो रहा है तो कितना होगा, वो हो जाएगा NE के बराबर चार्ज होगा, जहाँ पर N क्या है, N जो हो जाएगा एक इंटीजर हो जाएगा, ना। मतलब इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो या तो 1E के बराबर चार्ज होगा या तो प्लस 1E के बराबर चार्ज होगा, या तो यह 2E के बराबर होगा ना, -2E के, या तो +2E के बराबर, या तो क्या हो गया 3E के बराबर हो जाएगा माइनस में, या तो +3 के बराबर। इसी प्रकार से एज सो ऑन। बात समझ में आ गया। ये क्या होता है, इंटीजर होते हैं ना, इंटीजर समझते हो आप कि इंटीजर क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों में होते हैं। क्लियर हो गया बात अच्छे से। अच्छा कोई ऑब्जेक्ट जो है ना कि ऐसा नहीं चार्ज हो सकता है कि वह भाई 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखता है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं चार्ज हो सकता है क्या कि 8/9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखता है। बात समझ में आ गया। चलिए भाई इसी पे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि कैन और चार्ज ऑफ 16 × 10 के पावर -18 कूलाम बी टेकन बाई ए बॉडी। क्या कोई बॉडी ऐसा होगा जो 16 × 10 की पावर 18 कूलाम चार्ज रख सकता है अथवा नहीं। चलिए देखते हैं क्या हो गया भाई कि Q = कितना होता है Ne, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज हमको दे दिया कितना, 16 × 10 की पावर -18, क्या हो गया 16 × 10 to -18 कूलाम चार्ज ये हो गया N। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। इतना बात समझ में आ रहा है। हमको क्या करनी है, N की वैल्यू निकालनी है। तो ये अपान में आएंगे तो हो जाएगा N = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 10 की पावर -18 अपान कितना हो गया भाई 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है ना। 1.6 से 16 कितने टाइम में कटेगा, 10 टाइम में कट जाएगा, ये इसे 10 टाइम में कट जाएगा, 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर -18 × 10 के पावर +19, ये हो जाएगा N = 10 × 10 के पावर 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया N की वैल्यू कितनी होगी 100। तो भाई 100 जो क्या एक होल नंबर है ना, पूरा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यस ना। ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सके। बात समझ में आ गया। यह बात सही होगा कि इतना चार्ज किसी बॉडी को चार्ज दिया जा सकता है। हाँ, हालांकि अगर ऐसा आंसर आज आपका आ जाता क्या कि 10.3
ना कि आंसर ये आ रहा है, तो मतलब ऐसा कोई चार्ज भाई दे ही नहीं सकते हो। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब अगर इतना चार्ज किसी को दिया है ना, कोई दिया गया है या लिया गया है किसी के द्वारा, तो इसका मतलब क्या 100 इलेक्ट्रॉन लिया या दिया गया होता है ना। अगर इस प्रकार हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉनों 100.3 इलेक्ट्रॉन तो आप ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस इतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंसर कितना आया है आपका 100 आया है। क्लियर हुआ? अच्छी, बहुत अच्छी बात।